तो मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी के सेकंड पार्ट के बारे में आज जानेंगे। सेकंड पार्ट के बारे में जाने इससे पहले हम आपको बता दें, फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरिएशन, ट्रेड, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में जान लिया है। अब हम आगे बात करते हैं हेरिडिटी के सेकेंड पार्ट में रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड मेंडल कंट्रीब्यूशन। यानी हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मेंडल की क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करने मेंडल, जिनका पूरा नाम था बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी बर्थ हुई थी 1822 में। कब हुई बेटा? 1822 में। और डेथ हुई थी 1884 में। अगर हम बात करें डेथ क्यों हुई थी, ड्यू टू द किडनी फेल्योर। किसकी वजह से? किडनी फेल्योर। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो इन्हीं बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी स्टडी की थी? स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। किसकी स्टडी की थी? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा हमने कहा, इनहेरिटेंस के बारे में हम पहले बता चुके हैं। इनहेरिटेंस क्या है बेटा? बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्या है इनहेरिटेंस? बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। और हेरिडिटी क्या होती है? करेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर बेटा? तो ये स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले किन्होंने जाना बेटा? मेंडल ने। किन्होंने? मेंडल ने। कब जाना? तो मिड 19th सेंचुरी में। कब बेटा? मिड 19th सेंचुरी। यानी अगर बात करें मिड 19th सेंचुरी की, तो कब होती है? 1856। अगर एग्जैक्ट जाने किस ईयर में, तो 1856। यानी 1850 के आसपास क्या होता है? मिड 19th सेंचुरी। इसीलिए इसे बोल दिया जाता है मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने क्या दिया था? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर बेटा? इन्होंने इसके लिए यूज क्या किया था? तो यूज क्या किया था बेटा? पी प्लांट। क्या यूज किया था? पी प्लांट। पी प्लांट जानते हैं? मटर का पौधा। क्लियर बेटा? जिसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइबम। क्या होता है बेटा? पाइसम सटाइबम, जिसे हम गार्डन पी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गार्डन पी। यानी मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया बेटा? तो उन्होंने लिया मटर का पौधा, यानी पी प्लांट से लिया, जिसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइबम है बेटा। और इसी को बोल सकते हैं हम गार्डन पी। क्या बोल सकते हैं? गार्डन पी। क्लियर है? अगर बात करें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, कब किया? इन्होंने किया था 1856 से लेकर 1863 तक। कब किया बेटा? 1856 से 1863 तक। यानी टोटल कितने ईयर एक्सपेरिमेंट चला इनका? 7 ईयर। कितने ईयर एक्सपेरिमेंट चला बेटा? 7 ईयर। क्लियर है यहाँ तक? हमने अभी तक ये बात की कि मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी की किसके पैटर्न बेटा? इनहेरिटेंस की। कब की? तो मिड 19th सेंचुरी, यानी कब? 1856 में। अगर बात किया किस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो पी प्लांट। पी प्लांट का बोटेनिकल नाम क्या होता है बेटा? पाइसम सटाइबम। क्या होता है? पाइसम सटाइबम, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? गार्डन पी। और कब किया था? हुई ईयर एक्सपेरिमेंट? तो 1856 टू 1863। यानी टोटल कितने ईयर बेटा? 7 ईयर। कितने ईयर? 7 ईयर। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम बेटा इसके आगे बात करें, तो मेंडल जो यूज किए थे, कितने ईयर एक्सपेरिमेंट किए? 7 ईयर। 7 ईयर में हमने क्या लिया बेटा? 7 डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। कितने सेट लिए? 7 डिफरेंट, मतलब 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। और साथ ही क्या लिए? डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। किसके बेटा? पी प्लांट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है? पी प्लांट पे। क्लियर है यहाँ तक? अब कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या है? तो वन करेक्टर, टू ट्रेट। In one character two trait are present, one dominant and other are recessive। अगर हम बात करें एक करेक्टर में कितने ट्रेट होंगे? 2 ट्रेट। एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। इसी हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग
कैरेक्टर। क्लियर बेटा। तो हम बात करते हैं इन 7 कैरेक्टर के बारे में जो मेंडल ने लिया था। कितने कैरेक्टर लिए थे बेटा? 7 कैरेक्टर। तो उन 7 कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं जो मेंडल ने क्या किया था बेटा, अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। कितने कैरेक्टर यूज किए थे मेंडल साहब ने? 7 कैरेक्टर। तो उन 7 कैरेक्टर के बारे में हम अब बात करते हैं। क्लियर बेटा। तो सबसे पहला कैरेक्टर है जो क्या है बेटा, प्लांट हाइट। क्या है बेटा? प्लांट हाइट। अब उसे प्लांट हाइट बोलें या स्टेम हाइट बोलें, दोनों बातें क्या हैं? एक हैं। यानी अगर हम प्लांट हाइट बोल दें या स्टेम लेंथ बोल दें तो दोनों बात एक है। इसे हम स्टेम हाइट भी बोल सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हम प्लांट हाइट बोलें, स्टेम लेंथ बोलें या स्टेम हाइट बोल दें, बात क्या है बेटा? एक। अब हमने अभी बताया एक करेक्टर होगा, उसके 2 ट्रेट होंगे। क्या होंगे बेटा? 2 ट्रेट। एक डोमिनेंट ट्रेट होगा, दूसरा रिसेसिव ट्रेट। अब अगर प्लांट हाइट की बात करें तो इसके भी 2 ट्रेट है, एक डोमिनेंट है। अगर बात करें बेटा डोमिनेंट की, तो डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट तो होता है जो अपने आप को क्या कर जाए, अपने आप को रिप्रेजेंट कर जाए किसी अदर की प्रेजेंस में भी, तो उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट जैसे टॉल हो गया, प्लांट की हाइट जो बड़ी होगी, जो दिखाई देगी हमें दूर से, उसे क्या बोलेंगे? टॉल। वही जो छोटा होगा, शॉर्ट होगा या डॉफ होगा, उसे हम बोल देते हैं रेसेसिव। अब देखिए अगर डोमिनेंट की बात करें तो उसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेसेसिव की बात कर रहे हैं तो उसे स्मॉल टी से बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। वैसे अगर हम बात करें आगे तो फ्लावर कलर, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बेटा? फ्लावर कलर। क्या है? फ्लावर कलर। तो फ्लावर का कलर 2 तरीके हो सकता है, एक वायलेट, दूसरा व्हाइट। अगर वायलेट की बात करें, क्योंकि हम वायलेट दूर से हम देख सकते हैं और वायलेट कलरफुल होता है, तो इसीलिए उसे क्या बोल देते हैं? डोमिनेंट रेड। क्लियर है। व्हाइट, व्हाइट एक अलग कलर है। क्या है बेटा? व्हाइट एक अलग कलर है, इसीलिए किसे क्या बोल देते हैं? रिसेसिव। यानी अगर हमें देखना हो तो वायलेट को हम ज़्यादा पसंद करेंगे, इसीलिए वायलेट क्या हो गया? डोमिनेंट। ठीक है बेटा। अब फ्लावर कलर के बाद हम बात करते हैं फ्लावर पोजीशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? फ्लावर पोजीशन की। अगर हम बात करें फ्लावर पोजीशन की, अगर हम बात करें फ्लावर पोजीशन की, तो उसकी पोजीशन अगर डोमिनेंट है तो एक्जियल होगी, जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से। और अगर टर्मिनल है तो क्या होगी बेटा? अगर टर्मिनल है तो उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्जियल एंड टर्मिनल का क्या समझ? मान लीजिए कोई पी प्लांट है। क्या है बेटा? पी प्लांट है। अगर पी प्लांट में समझिए, अगर पी प्लांट में, ये मान लीजिए कोई पी प्लांट है, अगर पी प्लांट के अपर साइड यानी ऊपर फ्लावर लग जाता है तो इसे बोलते हैं टर्मिनल। अगर यहाँ पे फ्लावर लग गया, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही फ्लावर होगा, इसके अलावा फ्लावर नहीं आएंगे। तो एक टर्मिनल का मतलब क्या है बेटा? जब अपर साइड में फ्लावर लग जाए। वहीं एक्सियल का क्या मतलब? क्योंकि हम पी प्लांट की बात करें, एक्सियल का मतलब एक्सिस पे फ्लावर लगे। क्या पे बेटा? एक्सिस पे फ्लावर लगे, बहुत सारे फ्लावर लग जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियल। वहीं अगर हम आगे बात करें तो सीड कलर की एक नया कैरेक्टर है। क्या बेटा? सीड कलर। क्या है बेटा? सीड कलर। अगर वो डोमिनेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? येलो, जिसे हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सीड का कलर क्या है बेटा? ग्रीन है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? रिसेसिव। क्लियर है बेटा, याद रखना इस बात को। अब अगर सीड कलर के बाद बात करें तो सीड शेप की, किसकी बात करेंगे बेटा? सीड से। सीड का शेप अगर प्रॉपर राउंड हो जाए, कैसा हो जाए बेटा? राउंड हो जाए। कैसा हो जाए? प्रॉपर राउंड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। क्लियर है बेटा। वहीं अगर सीड कैसा हो जाए बेटा? ऐसे रिंकल्ड टाइप। कैसा हो जाए बेटा? रिंकल्ड टाइप, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव ट्रेट। जैसे आपने देखा होगा मटर का सीड। क्या है? मटर का सीड एक जो सर्कुलर होगा प्रॉपर, उसे हम बोल देते हैं राउंड, जो कि डोमिनेंट होता है। एक थोड़ा सा दबा टाइप रहता है, उसे हम बोल देते हैं रिंकल्ड, वो क्या होता है? रिसेसिव। क्लियर बेटा। फिर बात करते हैं पॉड के कलर की। पॉड क्या है बेटा? पॉड समझिए, जैसे ये मटर का प्लांट है, जो ये मटर के छिलके होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के जो छिलके होते हैं, जिसके अंदर क्या लगा रहता है? मटर का सीड। क्या लगा रहता है बेटा? सीड। उसे हम बोलते हैं पॉड। पॉड मतलब वही जो ग्रीन कलर का मटर का छिलका होता है, जो आप छील के मटर के दाने को खाते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉड। क्लियर है। पॉड के कलर की बात करें बेटा तो ये ग्रीन होता है। अगर आपको ग्रीन दिख रहा है यानी डोमिनेंट होगा। कैसा होगा बेटा? डोमिनेंट होगा। लेकिन यही कलर अगर येलो हो जाता है, नॉर्मली आप कैसा देखते हैं? ग्रीन ही देखते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा येलो दिख जाता है तो कैसा हो जाएगा बेटा? रिसेसिव। क्लियर बेटा।
वहीं अगर पॉड की शेप की बात करें तो ये भी दो तरीके की होती है, एक तो फुल होती है, कैसे होती है बेटा, फुल होती है, आपने देखा होगा, और दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन, थोड़ी सी दबी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्लियर है बेटा। तो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे जिसके बारे में आप जाना, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर एंड पॉड शेप, ये सारे आपको बेटा याद रखने हैं किसी भी तरीके से। क्लियर है बेटा। बेटा अब हम बात करते हैं व्हाई मेंडल सिलेक्टेड द गार्डन पी या पाइसम सटाइबम। क्लियर है, ऐसा क्यों है कि मेंडल ने गार्डन पी के यूज किया, यानी मटर के ही पौधे का यूज किया। क्लियर बेटा। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे और इसका एडवांटेज जानेंगे। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला है कि इसका लाइफ स्पॉन क्या होता है बेटा, छोटा होता है। हमेशा कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो ऐसी चीज़ों को लेता है जिसका लाइफ स्पॉन कम हो, जिससे रिजल्ट जल्दी आ जाए। क्लियर। इसे हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट का मतलब होता है बेटा जिसका रिजल्ट एक ही साल में आ जाए। क्लियर है बेटा। इसका एडवांटेज क्या होगा, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वेयर ऑब्टेन इन लेस टाइम, जिससे जो रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट का वो जल्दी आ जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए ऐसा प्लांट ले लें जो कि 100 साल तक चलेगा, तो पता जनरेशन टू जनरेशन लग जाएगी उस एक्सपेरिमेंट को लाने के लिए। क्लियर है। इसलिए ऐसे प्लांट लिए जाएंगे जो एनुअल होंगे, जिनकी लाइफ स्पॉन कम होगी। तो मटर की लाइफ स्पॉन क्या होगी, कम होती है ना, आप देखते होंगे। वहीं दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का यही होता है, मतलब होता है बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम चाहें तो हमारा चॉइस होगा कि हम क्रॉस पॉलिनेशन कर लें, या हमारा चॉइस होगा कि हम सेल्फ पॉलिनेशन करा दें। क्लियर है बेटा, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कोई पॉलिनेटर का यूज करके करवा दें, और सेल्फ का मतलब है कि अपने आप वो प्लांट क्या कर लें, क्रॉस कर लें। ठीक है बेटा, इतनी बात। इसीलिए मेंडल साहब ने क्या लिया था, गार्डन पी या पी प्लांट का यूज किया था। ठीक बेटा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बेटा हम बात करें तो सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जो सारी टर्मिनोलॉजी हम एक साथ पढ़ लेंगे, जो कि जेनेटिक्स में क्या होनी है, यूज होगी। जैसे बेटा रिलेटेड टर्म है डीएनए, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम, जीन्स के बारे में जान लेंगे हम, पोलैडी के बारे में जान लेंगे, एलील्स के बारे में जानेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अभी आप डोमिनेंट रिसेसिव पढ़ के आते हैं, लेकिन वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस के बारे में जाएंगे। होमोजाइगस का मतलब प्योर कंडीशन, हेट्रोजाइगस मतलब इम्प्योर कंडीशन। क्लियर बेटा। एंड लास्ट में जानेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। किसके बारे में बेटा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। ये टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में बेटा, डीएनए के बारे में। अगर बेटा हम डीएनए के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है डीएनए की फुल फॉर्म, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब होता है रिमूवल बेटा, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है आरएनए। आरएनए में से अगर हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड का मतलब होता है धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। कोई भी सेल होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये डीएनए। अगर बात करें ह्यूमन डीएनए की बेटा, तो ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है 2.2 मीटर होती है। कितनी बेटा, 2.2 मीटर। ठीक है। अब इसका काम क्या है, डीएनए तो कैरीज करता है, कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म का कैसा स्ट्रक्चर होगा या फंक्शन कैसा होगा ऑर्गेनिज्म के, ये डिसाइड कौन करता है, यही डीएनए करता है। कौन करता है बेटा, यही हमारा डीएनए करता है ना। तो आगे क्या बात करें, बात करते हैं इसका, ये क्या कर और क्या कर सकता है बेटा, इनहेरिट या पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कर, मतलब
जो डीएनए है वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। क्लियर बेटा? तो डीएनए के बारे में हमें इतनी बात याद रखनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो कि कैरीज करता है इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसा स्ट्रक्चर है या फंक्शन है उसके बारे में। क्लियर बेटा? और जो करेक्टर पास होता है जनरेशन टू जनरेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डीएनए होता है। कौन होता है बेटा? डीएनए। अब डीएनए से ही बना है दो टर्म, एक कौन बेटा? अगर हम बात करें क्रोमैटिन, और दूसरा क्या बता है बेटा? क्रोमोजोम। क्रोमैटिन एंड क्रोमोजोम। क्लियर? तो हम सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बेटा? सबसे पहले बात करते हैं क्रोमैटिन की। किसकी बात करते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन बेटा कुछ नहीं, ये जो डीएनए है, डीएनए का कंडेंस फॉर्म, किसका बेटा? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ही क्या कहलाता है? क्रोमैटिन। यानी क्रोमैटिड क्या हो जाता है? इसी डीएनए को हम कंडेंस कर दें, कंडेंस का मतलब दबा दें, तो क्या बन जाता है? क्रोमैटिन। लेकिन अब दबाने का मतलब क्या है? दबाएंगे तो डीएनए होगा, तो जहर से दबाएंगे तो किसी की हेल्प से दबाएंगे ना, किसमें सर्कुलेट करेंगे, उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। यानी डीएनए और प्रोटीन मिल जाती हैं और बना क्या लेती हैं? क्रोमैटिन। अब प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है? दो टाइप के प्रोटीन होती है बेटा, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? यानी क्रोमैटिन दो तरीके से बन सकता है, पहले उसमें डीएनए होता है और डीएनए के साथ साथ उसे कंडेंस करने के लिए, कॉइल करने के लिए कौन आ जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन से कौन सी होती है बेटा? हिस्टोन है प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉर्मली अगर हम न्यूक्लियस देखते हैं, जब भी हम आपसे बात करें, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन। तो आप बोलते हैं हमेशा क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन। क्लियर है? मतलब डीएनए का कौन सा फॉर्म अगर न्यूक्लियस में दिखाई देता है आपको, तो क्रोमैटिन दिखाई देता है। क्लियर बेटा? अब आगे हम बात करते हैं क्रोमैटिन के बाद बेटा क्रोमोसोम की। किसकी बात करेंगे हम? क्रोमोसोम की। अब बेटा हम क्रोमैटिन के बाद बात करेंगे क्रोमोसोम की। किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोम। क्लियर है? अगर बात करें क्रोमोसोम की तो क्या होता है बेटा? हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। देखो, अगर बात करें डीएनए का कंडेंस फॉर्म तो क्रोमैटिन, और हाईली कंडेंस मतलब और अगर कंडेंस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। क्या बन जाता है बेटा? क्रोमोसोम। अगर हम बात करें क्रोमोसोम हमें कब दिखाई देता है, तो लिखा है सीन इन न्यूक्लियस ओनली व्हेन सेल वांट टू डिवाइड, मींस दे इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर बेटा? कब इन्वॉल्व होता है? प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी अगर हम बात करें क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, क्रोमोसोम तब दिखाई देता है जब सेल क्या करे? डिवाइड करना चाहे। क्या करने? डिवाइड करना चाहे, है ना? जब सेल को डिवाइड करना होगा तो उस समय पे जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम। नॉर्मली क्या दिखाई देता है? क्रोमैटिन। लेकिन अगर सेल क्या है? डिवाइडिंग सेल है, तो क्या दिखाई देगा बेटा? क्रोमोसोम। क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम। क्लियर है इतनी बातें कि नहीं? अब इसके आगे अगर बात करें तो देखिए, एक सेल है ना बेटा, ये अभी क्रोमैटिन है। अब इसमें सेल क्या हो रहा है? सेल डिवीजन, यानी सेल क्या कर रहे हैं? डिवीजन। तो डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए का कंडेंसेशन, और क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। कितना है बेटा? 46 क्रोमोसोम। यानी कितने पेयर? 23 पेयर। ठीक है बेटा? एक लास्ट पॉइंट है, क्रोमोसोम क्या करता है? ये भी इनहेरिट करता है या पास करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब बात कर रहे हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी की बात किए थे ना, जो करेक्टर ट्रांसफर करे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसे पास कौन करता है? क्रोमोसोम। कौन पास करता है बेटा? क्रोमोसोम। अब इसके बाद का बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। आगे बात करें तो हम बात करेंगे बेटा किसकी? क्रोमोसोम के बाद बात करते हैं बेटा प्लाइडी की। किसकी बात करते हैं? प्लाइडी, जो कि और इंपॉर्टेंट। प्लाइडी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं, एक हैप्लॉइड होते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म होते हैं डिप्लॉइड। कैसे बेटा? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड का क्या मतलब है? सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम, जिसे लिखा है 1, 2 एंड 3, 3 क्रोमोसोम है, उनकी कितनी कॉपी है? सिंगल कॉपी। इन्हें बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड। वहीं अगर
हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी हो जाए, 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखिए ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, तीसरा है ना बेटा, क्या है, तीसरा। इन तीनों की देखिए 2 कॉपी है, क्या है, 2 कॉपी है, इन्हें क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अगर क्रोमोसोम इसका हैप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर कैसे डिनोट करेगा, एन से। किससे बेटा, एन से। अगर डिप्लॉयड है तो कैसे डिनोट करेगा क्रोमोसोम, 2n। कैसा डिनोट करेगा, 2n। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का क्या मतलब है, 2n। कैसी होती है बेटा, 2n। एक्सेप्ट गैमेट। किसकी बात करेंगे, एक्सेप्ट गैमेट। गैमेट अगर मेल है, ये सिंबल है बेटा मेल का, और ये सिंबल है किसका, फीमेल का। ये क्या लिखा है, फीमेल, और ये क्या है बेटा, तो ये मेल है, अगर आपको न समझ में आया। क्लियर है, मेल है। मेल की अगर गैमीट की बात करें तो स्पर्म, और फीमेल की गैमीट की बात करें तो एग सेल। क्लियर है बेटा, दोनों कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। कैसे, हैप्लॉइड। नीचे लिखा हुआ है बेटा, गैमीट इज हैप्लॉइड। गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, एन। क्लियर बेटा। अभी तक बेटा आपने क्या जाना टर्मिनोलॉजी में, अभी तक आपने डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड प्लाइडी के बारे में जान लिया। अब आगे बात करते हैं बेटा, और आगे हम बात करेंगे जीन की। किसकी बात करेंगे बेटा, जीन की। क्लियर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे जीन की बात करें तो जीन क्या होता है, जीन आर पार्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर पार्टिकुलर प्रोटीन और करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। अब समझिए क्या, जीन एक पार्टिकुलर पार्ट है डीएनए का, जो कोड करता है पार्टिकुलर प्रोटीन या करेक्टर के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म। जैसे समझिए ये क्या है बेटा, ये प्रॉपर सेल है। क्या है, सेल। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, डीएनए, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम वही बात है, क्योंकि डीएनए से क्रोमैटिन बना है, क्रोमोसोम। हमने डीएनए को बाहर निकाला। डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा तो कुछ पार्ट ऐसा है डीएनए का जो कोडिंग पार्ट है, और कुछ पार्ट ऐसा है जो नॉन कोडिंग पार्ट है। क्लियर बेटा, जो कोडिंग पार्ट है उसे ही हम जीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोडिंग पार्ट बनाएगा एमआरएनए। क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अभी आप इतना जानिए, आरएनए में भी कौन सा आरएनए, तो एमआरएनए बनाता है। क्लियर, और ये एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। क्या बनती है बेटा, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करती है, एक्सप्रेस करती है किसी पार्टिकुलर करेक्टर को। क्लियर है, यानी हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा, उसका पार्टिकुलर कोई प्रोटीन होगा, या हमारे आइस की कॉर्निया का कलर कैसा होगा, उसके लिए भी पार्टिकुलर एक प्रोटीन होगी। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ से डिसाइड होती है, जीन से। और जीन कहाँ पे आया, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। वहीं नॉन कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना यहाँ पे आरएनए बनेगा, ना प्रोटीन बनेगी, ना या किसी भी करेक्टर को डिफाइन कर पाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, जीन क्या करता है, जीन इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। जीन क्या करता है बेटा, इनहेरिट करता है पेरेंट से और डिसाइड करता है सेक्स ऑफ चाइल्ड। सेक्स ऑफ चाइल्ड क्या होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, यही जीन करेगा। जीन क्या है, डीएनए का पार्ट है। क्लियर है बेटा, तो क्लियर हुआ, जीन क्या है, जीन इज अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर पार्टिकुलर प्रोटीन या करेक्टर इन ऑर्गेनिज्म बॉडी। इसी जीन को अगर हम बात करें तो मेंडल ने क्या कहा था बेटा, इसी जीन को मेंडल, क्योंकि उस समय जीन नहीं जान रहे थे, तो मेंडल ने इसे बोला था फैक्टर। क्या बोला था बेटा, फैक्टर। क्लियर है ना, मेंडल ने जीन को क्या बोला था बेटा, फैक्टर। क्या बोला था, फैक्टर। अब अगर हम बात करें आगे, जीन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एलील का। किसका बेटा, एलील। अगर हम एलील की बात करें तो एलील क्या है, एलील कुछ नहीं, एलील आर द दो जीन which आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ईच अदर। क्लियर है, एलील क्या है, एलील जीन का क्या है, ऐसा करेक्टर है जो क्या हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए, ऐसा ट्रेट है जो मॉडिफाइड हो जाए। क्लियर है बेटा, जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, आपको दिख रहे होंगे बेटा, ये 2 क्रोमोसोम। क्लियर है, इनके अंदर क्या है बेटा, जीन है। जीन किसका है, हाइट का। किसका जीन है, हाइट का जीन है। लेकिन देखिए इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट होता। जैसे इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कैसी है, डॉफ एलील है। कैसा है, डॉफ हाइट है, मतलब हाइट थोड़ी कम है। वहीं थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ और इसकी हाइट कैसी होगी, टॉल। जीन एक ही है, क्या है बेटा, जीन एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया तो एलील बन गई। क्या हो गया, एलील बन गई। तो इसीलिए इसे बोलते हैं आल्सो इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। इसे ही बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्लियर है बेटा, मतलब एलील क्या होता है, एलील इज नथिंग, एलील सिंपली
a gene that some modification occur। कभी कभी कन्फ्यूजन ये होती है, कुछ टीचर ये बता देते हैं एक जीन के दो एलील होते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट गलत है। एक एलील के एक भी जीन हो सकते हैं, मतलब एक जीन के एक भी एलील हो सकता है एक जीन के दो एलील भी हो सकते हैं। तो सिंपली आपको डिफिनीशन क्या याद रख रही है, एलील क्या है, सम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन। अगर किसी जीन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो उसे क्या बोल दिया जाता है बेटा, एलील। क्या बोल दिया जाता है, एलील। अब अगर हम बात करें बेटा, क्या बात करें बेटा, अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, तो आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। किसकी बात करते हैं बेटा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, एन एलील ऑफ अ जीन, जीन का कोई एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट, ये क्या कर रहा है, अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा है। व्हेन इट इफेक्टिवली ओवर रूल द अदर, ये ओवर रूल कर दे रहा है अदर को, यानी अदर को दबा दे रहा है, सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। वहीं रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट की अगर पहले बात कर लेते हैं, डोमिनेंट दोनों में दिखाई देते हैं। जो होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस का मतलब सिमिलर होगा, कैपिटल टी, या हेट्रोजाइगस होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अगर हेट्रोजाइगस है तो ये कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाएगा किस पे, स्मॉल टी पे। किस पे बेटा, स्मॉल टी पे। वहीं अगर रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव एक्सप्रेस कब होगा बेटा, तभी होगा व्हेन होमोजाइगस रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगी। रिसेसिव कब दिखाई देगा, खाली तभी दिखाई देगा जब होमोजाइगस रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगी, यानी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जैसे आप अपने फैमिली में देखिए, मान ले आपके पापा 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो उसमें क्या होगा, जो सबसे तेज होगा घर में उसी की सुनी जाएगी, यानी वो डोमिनेंट हो जाएगा, चाहे आपके पापा बड़े ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आपके घर में जो आपके चाचा हैं वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब अपनी बातें कहना जानते हैं, चिल्लाना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, तो पूरा परिवार उन्हीं की बातें मानेगा, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। आपके पापा दबे रहेंगे, लेकिन वही आपके चाचा कहीं घूमने टहलने चले जाएं और आपके पापा ही घर पे हों, तो कोई मिलने आएगा तो आपके पापा से ही मिलेगा। उस समय कौन कैरेक्टर्स होगा, रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब हम बात